सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो एंड वेलकम टू अध्ययन गुरु इंग्लिश। और आज हम करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक का लेसन नंबर 2 लॉस स्प्रिंग बाय अनीस जंग। देखिए, इस लेसन की कहानी और थीम को पढ़ने से पहले हमें इसके टाइटल को समझना होगा। ठीक है, इसका टाइटल है लॉस स्प्रिंग। देखिए, यहाँ पे स्प्रिंग का मतलब क्या है। देखिए, यहाँ पे स्प्रिंग का मतलब कोई वसंत ऋतु नहीं है। यहाँ पे स्प्रिंग का मतलब है चाइल्डहुड, बचपना। जैसा कि हमको पता है कि हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण गरीबों के जो बच्चे होते हैं वो अपने बचपन का वो भरपूर आनंद नहीं ले पाते जो अन्य बच्चे ले पाते हैं। और गरीबी के कारण ही उनको जो है काम में डाल दिया जाता है उनके माँ बाप के द्वारा, ताकि वो कुछ पैसा कमाकर जो है घर में लगा सकें और घर चला सकें। तो यही चीज़ ऑथर ने इस लेसन में समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले इसकी थीम पर। देखिए, इस लेसन की 2 थीम है। सबसे पहली जो इसकी थीम है वो है पॉवर्टी, गरीबी, और दूसरी इसकी थीम है चाइल्ड लेबर। देखिए, आज इसी के बारे में हम इन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ऑथर के बारे में, अबाउट द ऑथर। अनीस जंग स्टडीड इन इंडिया एंड द USA. She began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad, and has authored several books. Her most noted work, Unveiling India 1987, was a detailed chronicle of the lives of women in India. Her book, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, focuses on children from deprived backgrounds. ठीक है, सबसे पहले हमें इसके वर्ड मीनिंग पर नज़र डाल लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कॉलमनिस्ट का मतलब होता है वह संपादक जो कि किसी समाचार पत्र के लिए रोज़ाना कोई ना कोई न्यूज़ लिखता है। सेवरल का मतलब होता है कई, अनेक। नोटेड का मतलब होता है प्रसिद्ध। डिटेल्ड का मतलब होता है विस्तृत रूप से, बहुत गहराई से। क्रॉनिकल का अर्थ होता है इतिहास। और डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित या गरीब। तो अब हम इसकी हिंदी पढ़ते हैं। देखिए, अनीस जंग ने इंडिया और USA में पढ़ाई की थी। उन्होंने इंडिया में एक राइटर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने भारत में और विदेशों में बड़े बड़े न्यूज़पेपर के लिए एक एडिटर और कॉलमनिस्ट के रूप में काम किया था, और उन्होंने कई किताबें भी लिखी थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति या किताब जो उन्होंने 1987 में लिखी थी वह थी अनवीलिंग इंडिया, जिसमें उन्होंने भारत में रह रही औरतों के जीवन और उनकी स्थिति के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से या बहुत ही गहराई से बताया है। उनकी किताब लॉस स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड उन बच्चों पर ध्यान केंद्रित करती है या बताती है जो बहुत ही वंचित या गरीब परिवार से आते हैं। देखिए, फोकस इसका मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। चैप्टर स्केच। These excerpts are taken from the author's book Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. This chapter is divided into 2 parts, continuing the author's first-hand experience with poverty and traditions prevailing in some parts of India. The first part describes the plight of the poor ragpickers of Simapuri. The second part describes the miserable conditions of the Bengal makers of Firozabad. देखिए, पहले इसके यहाँ पर भी हम मीनिंग को पढ़ लेते हैं। देखिए, एक्सेप्ट का मतलब होता है उद्धरण या अंश। ट्रेडिशंस का मतलब होता है परंपराएं। प्रेविलिंग का मतलब होता है छाई हुई। प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा। रैक पिकर्स का मतलब होता है कबाड़ी या कूड़ा बीनने वाले। मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय या बहुत बुरी, बेकार।
तो देखिए, इस कहानी का सार ऑथर की बुक लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया है। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है या बांटा गया है। ये उनका पहला एक्सपीरियंस था जब उन्होंने भारत के कुछ हिस्सों में फैली गरीबी और वहाँ की परंपराओं के बारे में लिखना शुरू किया। पहली कहानी सीमापुरी, जो कि दिल्ली और यूपी की सीमा पर या बाउंड्री पर बसी एक छोटी सी बस्ती है, वहाँ के गरीब रैग पिकर्स यानी कूड़ा बीनने वालों की दुर्दशा को बताती है। और दूसरी कहानी फिरोज़ाबाद में रह रहे लोगों की दयनीय या ख़राब स्थिति को बताती है, जो कि चूड़ी बनाने का काम करते हैं। अब पढ़ लेते हैं इनके कैरेक्टर्स के बारे में। देखिए, जैसा कि हमको पता है कि इस चैप्टर में 2 कहानियाँ हैं, तो अब हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पहला है साहिब। ही इज़ अ रैग पिकर फ्रॉम सीमापुरी, दिल्ली। ही हैज़ सिंपल ड्रीम्स। ही बिलीव्स इन प्रोमिसेस मेड टू हिम। देखिए, साहिब एक कबाड़ी है जो कि सीमापुरी दिल्ली में रहता है। उसके कुछ साधारण से सपने हैं। वह उन वादों पर, उन प्रोमिसेस पर बहुत जल्दी यकीन कर लेता है जो उससे किए जाते हैं। देखिए, सेकंड कैरेक्टर है मुकेश। ही इज़ अ बॉय बिलोंगिंग टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोज़ाबाद। ही ड्रीम्स ऑफ ब्रेकिंग अवे फ्रॉम ट्रेडिशन एंड बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक। देखिए, ब्रेक अवे का मतलब होता है तोड़ देना या मुक्ति पाना। देखिए, तीसरा कैरेक्टर है द नरेटर, अनीस जंग। शी इज़ अ सोशल वर्कर who empathizes with the slum dwellers and honestly portrays their pitiable lives। देखिए, एम्पथाइज का मतलब होता है समानुभूति होना या सहानुभूति रखना। स्लम ड्वेलर्स का मतलब होता है झुग्गीवासी, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। पोर्ट्रे का मतलब होता है चित्रित करना या बताना। और पीटिएबल का मतलब होता है दयनीय, मिजरेबल, जो भी हमने ऊपर पढ़ा था। ये मिजरेबल यानी कि ख़राब, दयनीय स्थिति। तो देखिए, जो नरेटर है वे एक सोशल वर्कर है, यानी एक समाज सेवक हैं, और उन्हें झुग्गी वासियों से यानी कि वहाँ के गरीब लोगों से बहुत सहानुभूति है और ईमानदारी से उनकी दयनीय जीवन के बारे में बताती है। देखिए, आगे कहानी को हम जारी रखते हैं। आगे है समरी ऑफ द चैप्टर। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। साहिब द रैग पिकर। Every morning, the author meets Sahib and his friends scrounging for gold in the garbage dumps of her neighborhood. Sahib and his family hail from Bangladesh, but they have left their home a long time ago. Storms washed away their fields and homes, reducing them to a state of abject poverty, which they left behind in the hope of finding a better life. That is why they came to the city looking for gold. देखिए, साहिब के बारे में हम बात करेंगे, जो कि एक रैग पिकर है, एक कबाड़ी है। पहले यहाँ पे हम इसकी मीनिंग को जान लेते हैं। देखिए, स्क्राउंजिंग का मतलब होता है ढूंढना। गार्बेज डंप्स का मतलब होता है कूड़ा घर, जहाँ लोग कूड़ा फेंकते हैं। हेल फ्रॉम इसका मतलब होता है कम फ्रॉम, यानी कि कहीं से आना। वॉश्ड अवे का मतलब होता है नष्ट कर देना या नष्ट हो जाना, डिस्ट्रॉय। और देखिए, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। तो देखिए, हर सुबह ऑथर साहिब और उसके दोस्तों से मिलती थी, जो कि उसके पड़ोस के कूड़ा घरों में गोल्ड यानी सोना को ढूंढते थे। देखिए, यहाँ गोल्ड का मतलब 1 रुपये या 2 रुपये के सिक्कों से है। यहाँ ऑथर ने 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों के लिए गोल्ड का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि ये लोग बहुत ही गरीब हैं और उनके लिए 1 रुपये या 2 रुपये के सिक्के किसी गोल्ड से कम नहीं हैं। साहिब और उसका परिवार बांग्लादेश से आया था।
साहिब और उसका परिवार बांग्लादेश से आया था और उन्होंने बहुत समय पहले ही अपना घर छोड़ दिया था और यहाँ इंडिया में आकर रहने लगे थे, क्योंकि आंधी और तूफ़ानों में उनके घर और खेत नष्ट हो गए थे या उजड़ गए थे, जिसके कारण उनके पास रहने के लिए कुछ नहीं रह गया था और वे बहुत गरीब हो गए थे। और अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए वे अपना सब कुछ छोड़कर इंडिया आ गए थे, ताकि वे यहाँ कुछ काम कर सकें और पैसा कमा सकें। नाउ author asks Sahib why he does rag picking and does not go to school. To this he replies that there is no school in his neighborhood. The author jokingly promises to open a school. After a few days, Sahib asks if the author has opened the school. The author is very embarrassed at having made a promise that was not meant to be fulfilled. Nevertheless, she realizes that such promises are made to these children almost every day. देखिए यहाँ इसकी मीनिंग को हम जान लेते हैं। देखिए, डज रैक पिकिंग का मतलब है कबाड़ा बीनना, और एम्बेरेस्ड का यह मतलब है शर्मिंदा होना। नेवरदलेस का मतलब है लेकिन फिर भी। तो देखिए, अब एक दिन ऑथर साहिब से पूछती है कि वह कूड़ा क्यों बीनता है और स्कूल क्यों नहीं जाता है। इस पर वह कहता है कि उसके आसपास कोई स्कूल नहीं है। तो ऑथर उससे मजाक में कहती है कि अगर वह स्कूल खोलेगी तो क्या वह वहाँ पढ़ने जाएगा। साहिब ने खुशी से कहा कि वह स्कूल ज़रूर जाएगा। कुछ दिन बाद साहिब ने ऑथर से स्कूल खुलने के बारे में पूछा। इस पर ऑथर बहुत लज्जित हो गई, शर्मिंदा हो गई, क्योंकि उसने तो मजाक में ही स्कूल खोलने की बात की थी, जो कि वह पूरा नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर भी उसने ये महसूस किया कि लगभग हर दिन न जाने ऐसे कितने वादे इन बच्चों से किए जाते हैं जो कि पूरे नहीं होते। आगे बढ़ेंगे। साहिब आलम, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। After some months of knowing him, the author asks Sahib his full name. The author notices the irony in Sahib's name, Sahib Alam, which means Lord of the Universe. She feels that Sahib would not believe what his name means. Unaware of the meaning of his name, Sahib roams with his gang barefoot on the streets. The author curiously asks why they don't wear slippers. One replies that his mother does not bring them down from the shelf. Another says he wants shoes. देखिए, हम मीनिंग जान लेते हैं। देखिए, आयरनी का मतलब होता है विडंबना, ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा। अनअवेयर का मतलब होता है अनजान। रोम का मतलब होता है घूमना, भटकना, आवारागर्दी करना। क्यूरियसली का मतलब होता है उत्सुकता से। जी हाँ, तो अब कहानी आगे हम जारी रखते हैं। कुछ ही महीनों में ऑथर और साहिब एक दूसरे को अच्छे से जान गए। एक दिन ऑथर ने उससे उसका पूरा नाम पूछा। साहिब ने उसे अपना पूरा नाम बताया, साहिब आलम। ऑथर उसके नाम में आयरनी देखती है। अब देखिए, यहाँ आयरनी का मतलब क्या है। यहाँ आयरनी का मतलब है जब किसी के काम के विपरीत दूसरा काम किया जाए या किसी के नाम के विपरीत कोई काम। अब देखिए, यहाँ आयरनी क्या है। देखिए, साहिब का पूरा नाम है साहिब आलम, जिसका अर्थ है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर, भगवान। लेकिन काम क्या करता है? कूड़ा बीनता है। इसे ही आयरनी कहते हैं। अब ऑथर महसूस करती है कि साहिब कभी भी विश्वास नहीं करेगा कि उसके नाम का क्या मतलब है। वह
अपने नाम के मतलब से अनजान है और अपने दोस्तों के साथ नंगे पैर गलियों में घूमता है। एक दिन ऑथर ने उत्सुक होकर उससे पूछा कि वह चप्पल क्यों नहीं पहनता है, तो उसका एक दोस्त उससे कहता है कि उसकी माँ चप्पल को शेल्फ से नीचे नहीं उतारती है, क्योंकि वह चप्पल उसे तभी देती है जब कोई ख़ास अवसर या मौका आता है, क्योंकि वे बहुत गरीब हैं और दूसरी चप्पल खरीदने के पैसे मुश्किल से ही जुटा पाती है। तभी उसका दूसरा दोस्त कहता है कि वह जूते खरीदना चाहता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी भी जूते नहीं पहने हैं। Now, moving across the country, the author has seen many children walking barefoot. One of the explanations is that it is a tradition and not lack of money. Anis wonders if this is just an excuse to explain away a perpetual state of poverty. देखिए, मूविंग अक्रॉस का मतलब होता है घूमना, कई कई हिस्सों में घूमना। बेयर फुट का मतलब होता है नंगे पैर। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या। लैक का मतलब होता है कमी। वंडर का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। एक्सप्लेन अवे का मतलब होता है समझाना। और परपिचुअल का मतलब होता है चिरस्थायी, जो लंबे समय तक बनी रहे। तो देखिए, आगे हम कहानी को जारी रखते हैं। ऑथर देश के कई हिस्सों में घूमी और उसने सब जगह बच्चों को नंगे पैर ही घूमते देखा। उनके घर वालों से बात करने पर उन्होंने ऑथर को बताया कि नंगे पैर घूमना यहाँ की परंपरा है। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऑथर हैरान हो जाती है कि यह तो सिर्फ एक बहाना है। वास्तव में वे यह सब बोलकर अपनी गरीबी को छुपाना चाहते हैं। Author pained by the fact that rag pickers are still barefoot. The author remembers a man from Udupi who, as a young boy, would pass a temple where his father was a priest and pray for a pair of shoes. 30 years later, the author visited his town. Behind the temple, there was the house of a new priest. Anis noticed the young boy of the priest who arrived painting. He was wearing shoes. The writer was reminded of the boy who prayed that he should never lose his shoes. The goddess had granted his prayer, as most of the young boys there now have shoes to wear. As against this, the rag pickers in the author's neighborhood still remain barefoot. देखिए, पहले हम यहाँ मीनिंग जान लेते हैं। देखिए, पेंट का मतलब होता है दर्द, दुख। रिमेंबर का यहाँ अर्थ है याद रखना। लेटर का मतलब है बाद में। विजिट का मतलब है विजिट करना, कहीं जाना। प्रीस्ट का यहाँ अर्थ है पुजारी। नोटिस का मतलब है नोटिस करना, देखना। अराइव का मतलब है पहुँचना। पेंटिंग या पेंटिंग का यहाँ मतलब है हाफना। रिमाइंड ऑफ का मतलब यह है याद दिलाना। ग्रांट का यहाँ अर्थ है स्वीकार कर लेना। एज अगेंस्ट दिस का मतलब है इसके विपरीत। रिमेन का मतलब है रहना। देखिए, कहानी को आगे जारी रखते हैं। आगे ऑथर हमें एक पुरानी कहानी बताती है जिसे उन्हें एक आदमी ने सुनाया था जो कि उदुपी में रहता था। देखिए, उदुपी कर्नाटक का एक शहर है। जब वह आदमी छोटा था तब वह एक पुराने मंदिर के पास एक स्कूल में जाया करता था और मंदिर के पुजारी उसके फादर थे। और जब वह स्कूल जाता था तो थोड़ी देर के लिए मंदिर के सामने रुक जाता था और प्रार्थना करता था
कि उसके पास भी एक जोड़ी जूते होते। 30 साल बाद ऑथर दोबारा इस शहर उदीपी में घूमने जाती है। मंदिर के पीछे अब एक नए पुजारी का घर है। ऑथर ने पुजारी के बेटे को देखा जो कि हांफता हुआ घर में आया। उसने जूते पहने हुए थे। ये देखकर ऑथर को 30 साल पहले उस लड़के की याद आ गई जिसके पास जूते नहीं थे और जो भगवान से जूतों के लिए प्रार्थना करता था। फिर ऑथर कहती है कि भगवान ने उसकी प्रेयर सुन ली। अब यहाँ बहुत सारे लड़कों के पास पहनने के लिए जूते हैं, लेकिन फिर भी साहिब जैसे ना जाने कितने ऐसे रैक पिकर्स हैं जिनके पास अभी भी पहनने के लिए जूते नहीं हैं और जो अभी भी नंगे पैर रहते हैं। देखिए आगे कहानी जारी रखेंगे। गार्बेज इज गोल्ड। द ऑथर्स acquaintance with the barefoot rack pickers takes her to Simapuri. Simapuri is a place on the periphery of Delhi that miles away from it metaphorically. The place is home to 10,000 other shoeless rack pickers like Sahib. They are all Bangladeshi refugees who came here back in 1971. They live in very poor conditions in mud structures with roofs of tin and tarpaulin. देखिए यहाँ पहले मीनिंग जान लेते हैं। देखिए एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान। पेरीफेरी का मतलब होता है बाउंड्री, सीमा। मेटाफोरिकली का मतलब होता है अलंकारिक रूप से। रेफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी। और टारपोलिन का मतलब होता है तिरपाल। चलिए आगे कहानी बढ़ते हैं। जब ऑथर की जान पहचान वहाँ के रैक पिकर से अच्छे तरीके से हो गई तो वे ऑथर को सीमापुरी ले जाते हैं। सीमापुरी दिल्ली के बॉर्डर पर स्थित एक जगह है। जिस तरह साहिब नंगे पैर रहता है उसी तरह ही जो जगह है उसके जैसे दूसरे 10,000 रैक पिकर्स का घर है, यानी कि उसके जैसे यहाँ पर 10,000 रैक पिकर्स और रहते हैं। वे सभी बांग्लादेशी शरणार्थी हैं जो कि 1971 में इंडिया आ गए थे। वे बहुत ही बुरी हालत में रहते हैं और उनके घर मिट्टी के बने हुए हैं जिनकी छत टिन और तिरपाल की है। Now, the place has no running water facility and no drainage. The rack pickers have lived here for the past 30 years, some even more without identity, yet they have valid ration cards. Not having an identity does not bother them if at the end of the day they don't sleep with empty stomachs. They prefer to live here rather than in the fields at home which give them no grain. They who once lived in the beautiful land of green fields and rivers are now compelled to pitch their tents wherever they find food. देखिए हम इसकी मीनिंग जान लेते हैं। ड्रेनेज का मतलब होता है नाला या नाली। वैलिड का मतलब होता है वैध। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना। एम्प्टी स्टमक का मतलब होता है खाली पेट। या प्रेफर का मतलब है चुनना या बहुत पसंद करना। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना। और पिच देयर टेंट्स इसका मतलब होता है तंबू गाड़ना। तो देखिए कहानी को हम जारी रखते हैं। देखिए ना तो यहाँ कोई बहते पानी की व्यवस्था है और ना यहाँ कोई गंदे पानी को निकालने के लिए नाला या नाली है। ये रैक पिकर्स या कबाड़ी पिछले 30 सालों से यहाँ रह रहे हैं। इनकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन फिर भी उन सबके पास वैलिड राशन कार्ड है। उनकी कोई पहचान नहीं है, वो ये बात जानते हैं, लेकिन यह बात उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं करती। उनके लिए सबसे ज़रूरी है 2 वक्त का खाना।
वे खाली पेट सोना नहीं चाहते। यही वजह है कि वे अपने देश जाना नहीं चाहते, क्योंकि उनके घर और खेत तूफ़ान में उजड़ गए थे और उनके खेत उन्हें कोई अनाज नहीं दे सकते, क्योंकि वे अब इस लायक नहीं रह गए थे। जहाँ भी उन्हें रहने और खाने की व्यवस्था मिलती थी, वे वहीं पर अपना तंबू गाड़ने के लिए मजबूर हो जाते थे, जो कि पहले कभी खूबसूरत हरे खेतों और नदियों के पास रहते थे, लेकिन उन्हें वे सब छोड़कर मजबूरी में इंडिया आना पड़ा। Children are born in them and become partners in survival, and survival in Simapuri means rag picking. Over the years, rag picking has become an art. Garbage is gold to these rag pickers. It is their only support and means of income. Sahib tells the author that sometimes he finds a rupee, even a 10 rupee note. देखिए हम मीनिंग जान लेते हैं। देखिए सर्वाइवल का मतलब होता है जीना, लेकिन यहाँ पर सर्वाइवल का क्या अर्थ है? यहाँ पर सर्वाइवल का अर्थ है कोड़ा बीनना, कबाड़ बीनना, यानी कि जीने के लिए, अपना घर चलाने के लिए कबाड़ बीनना। यहाँ पर सर्वाइवल का मतलब यही है। देखिए सपोर्ट का मतलब होता है भरण पोषण, सहारा या खाना। तो देखिए कहानी को जारी रखते हैं। जो बच्चे उनके घर पैदा होते थे, वे भी उनके साथ काम में हाथ बटाते थे। और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब है कूड़ा बीनना, यानी घर चलाने के लिए वे कूड़ा बीनते थे। सालों से रैक पिकिंग या कूड़ा बीनना उनके लिए अब एक आर्ट या कला बन गई है। कूड़ा करकट इन रैक पिकर्स, कूड़ा बीनने वालों के लिए गोल्ड या सोना है, यानी कि जो कूड़ा है, जो भी कबाड़ा है, ये इन रैक पिकर्स के लिए, कूड़ा बीनने वालों के लिए गोल्ड है। यहाँ गोल्ड का क्या अर्थ है ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। कूड़ा बीनना उनके लिए एकमात्र भरण पोषण यानी कि फूड, खाना और इनकम का स्रोत है या सोर्स है। साहिब ऑथर को बताता है कि कभी कभी उसे कूड़े के ढेर में से 1 रुपया या कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। Anis realizes that garbage holds a different meaning to both parents and children. For parents, it is the source of their livelihood, providing them with food and shelter. For children, it is wrapped in wonder. देखिए यहाँ रियलाइज़ का अर्थ है महसूस करना, फील करना। लाइवलीहुड का मतलब है जीविका, रोज़ी रोटी। प्रोवाइड का यहाँ अर्थ है प्रोवाइड करना, देना। शेल्टर का यहाँ अर्थ है शरण या घर। रैप्ड का मतलब हुआ है यहाँ लिपटा हुआ। तो देखिए यह ऑथर ने महसूस किया कि कूड़ा बीनना वहाँ के बच्चों के लिए अलग अर्थ रखता है और उनके माता पिता के लिए अलग अर्थ रखता है। उनके माता पिता के लिए कूड़ा बीनना उनकी रोज़ी रोटी का एकमात्र स्रोत है, जो कि उन्हें खाना और रहने के लिए घर देता है, जबकि बच्चों के लिए यह एक उम्मीद है, क्योंकि कूड़ा बीनते वक्त जब उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं तो वे और पैसे की चाहत में कूड़ा बीनते हैं। Lost Spring. One winter morning, the author sees Sahib outside the fenced gate of the neighborhood club. He is watching a game of tennis. Sahib seems to be fascinated by the game. He tells the author that sometimes the god lets him in and then he can ride the swing. देखिए मीनिंग को जान लेते हैं। देखिए फेंस्ड का मतलब क्या होता है? फेंस्ड गेट का मतलब होता है ऐसे गेट जो कि बिल्कुल बंद होते हैं, जैसे कि हमारे जो गली मोहल्ले में जो गेट लगे होते हैं उनको फेंस्ड गेट कहा जाता है। फैसिनेटेड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध होना।
राइट द स्विंग का मतलब होता है झूला झूलना, और लेट इन का मतलब होता है अंदर आने देना। तो देखिए, सर्दी का मौसम था। एक सुबह को ऑथर ने साहब को पड़ोस के गेट के बाहर खड़ा देखा। वह टेनिस का खेल देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो साहब को खेल का मज़ा आ रहा है। जब ऑथर उसके पास गई तो वह ऑथर को बताता है कि कभी कभी गार्ड उसको पार्क में या क्लब में अंदर आने देता है और वह फिर झूलों का आनंद लेता है, यानी कि झूलों को झूलता है। The author notices that Sahib is wearing tennis shoes. Sahib tells her that someone gave them to him. The fact that some rich boy discarded the shoes because there was a hole in one of them does not bother him. For Sahib, who has walked his whole life barefoot, it is like a dream come true. देखिए, मीनिंग को जान लेते हैं। देखिए, डिस्कार्ड का मतलब होता है फेंक देना। बॉदर को मतलब ने पीछे पड़ा था परेशान करना, और अ ड्रीम कम ट्रू का मतलब होता है सपना सच होना। तो देखिए, तभी ऑथर ने देखा कि साहिब ने टेनिस शूज़ पहने हुए हैं। साहिब उसको बताता है कि किसी ने उसको वे जूते दिए हैं। किसी अमीर लड़के ने जूतों को फेंक दिया था क्योंकि एक जूते में छेद था। लेकिन साहिब को इससे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि साहिब के लिए जो अपनी पूरी ज़िंदगी नंगे पैर घुमा हो, उसके लिए इन जूतों का मिलना किसी सपने के पूरा होना जैसा है। साहिब no longer his own master. One morning, the author sees Sahib on his way to the milk booth. He is carrying a steel canister. He informs the author that now he works at the tea stall and is paid 800 rupees and all his meals. देखिए, पहले हम मीनिंग जान लेते हैं। देखिए, कैरी का मतलब होता है ले जाना, और बस यहाँ पे यही मीनिंग है। तो देखिए, एक सुबह को ऑथर ने रास्ते में साहब को दूध की दुकान पर जाते हुए देखा। वह अपने हाथ में स्टील का कैनिस्टर या डब्बा लेकर जा रहा था। वह ऑथर को बताता है कि अब वह चाय की दुकान पर काम करता है और उसे 800 रुपये महीना और 2 वक्त का खाना भी मिलता है। बट द ऑथर फील्स दैट साहिब इज़ नॉट हैप्पी। हिज फेस हैज़ lost its carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag. The bag was his, but the canister belongs to the owner of the tea stall. Sahib is no longer his own master. अब देखिए यहाँ क्या होता है। लेकिन ऑथर को लगता है कि साहिब इस काम से खुश नहीं है। उसके चेहरे पर बेफिक्री वाली चमक खो गई है जैसे पहले हुआ करती थी। वह स्टील का कैनिस्टर या डब्बा उसके प्लास्टिक बैग से ज़्यादा भारी है जिसमें वह कूड़ा बीनता था। वह बैग उसका अपना था, लेकिन वह स्टील का कैनिस्टर या डब्बा उसके चाय वाले मालिक का है। अब साहिब खुद का मालिक नहीं रहा। अब देखिए, शॉर्ट में मैं आपको इस पैराग्राफ का मतलब समझाता हूँ। साहिब अब किसी चाय वाले की दुकान पर काम करता है और उसका मालिक उसे 800 रुपये महीना और 2 वक्त का खाना भी देता है। इसके बावजूद ऑथर फील करती है कि वह खुश नहीं है, क्योंकि अब वह किसी के अंडर काम करता है जिससे उसकी आज़ादी छिन गई है। अब उसे अपने मालिक के अनुसार काम करना पड़ेगा, जबकि पहले वह खुद का मालिक था। उस पर किसी का कोई दबाव नहीं था। जब चाहे वह कूड़ा बीनने जा सकता था, अपनी मर्ज़ी से काम कर सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसलिए वह स्टील का कैनिस्टर उसके प्लास्टिक बैग से ज़्यादा भारी था। सो गाइस,
That's all for the story Lost Spring by Anis Jung, and in the next video we will discuss the second part of the chapter. तब तक के लिए keep practicing, keep learning, and don't forget to subscribe, like and share my channel. Thank you.